आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। कंटिन्यू करते हैं आज की हम क्लास को। ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग आज सीआरपीसी का जो चैप्टर है उसका एक शॉर्ट व्यू देखेंगे और चैप्टर 35 की आज हम लोग बात करने वाले हैं। सेक्शन 460 से लेकर के 466 तक की हम लोग बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको सीधे यहाँ पर स्क्रीन पर ले चल रहा हूँ, सभी लोग ज़रा ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए स्क्रीन शो हो रही है सभी को गाइस? एक बार प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए। वॉइस क्लियर है सभी को? ठीक है, तो चलिए आगे आगे हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। देखिए चैप्टर जो 35 है वो रिलेटेड है अनियमित कार्रवाइयाँ से, जो रिलेटेड है चैप्टर इर्रेगुलर प्रोसीडिंग्स जो होती हैं उससे रिलेटेड। अब एक्चुअल ये इर्रेगुलर प्रोसीडिंग्स होती क्या हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेक्शन 460 से लेकर के 466 तक ये डिफाइन किए गए हैं और छोटा सा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं कौन से सेक्शन में क्या दिया हुआ है। तो जरा ध्यान दीजिएगा। इर्रेगुलरिटीज विच डू नॉट विटेट प्रोसीडिंग, बेअनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित नहीं करती। नेक्स्ट देखिएगा सेक्शन 461 में इर्रेगुलरिटीज विच विटेट प्रोसीडिंग, वे अनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित करती हैं। सेक्शन 462 में जरा ध्यान दीजिएगा। प्रोसीडिंग इन रॉन्ग प्लेसेस, गलत स्थान में कार्रवाइयाँ। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 463 में नॉन कंप्लाइंस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 164 और सेक्शन 281, धारा 164 या धारा 281 के उपबंधों का अनुपालन। ये इसका एक शॉर्ट व्यू था। अब चलिए आपको सीधे लेके चल रहे हैं बैरेक्ट की तरफ। जरा बैरेक्ट पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। आज हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 35 की अनियमित कार्रवाइयों के बारे में। और आप यहाँ पर ये जो पढ़ रहे हैं सेक्शन 460 के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो टोटल जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे 466 से लेकर के यहाँ पर 460 से लेकर के 466 तक के हम लोग डिस्कशन करेंगे। कितने से? 460 से 466। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट पर। देखो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर धारा 460 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो धारा 460 में आप देखेंगे बेअनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित नहीं करती हैं। ऐसी अनियमितताएं होती हैं छोटी मोटी जो कार्रवाइयों को दूषित नहीं करती हैं, वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, यदि कोई मजिस्ट्रेट जो निम्नलिखित बातों में से किसी को करने के लिए विधि द्वारा सशक्त नहीं है। कोई भी मजिस्ट्रेट जो निम्नलिखित बातें, निम्नलिखित बातें कौन सी हैं जो यहाँ नीचे दी गई हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। विधि द्वारा सशक्त नहीं है और गलती से सद्भावपूर्वक उस बात को करता है तो उसकी कार्रवाई को केवल इस आधार पर कि वह ऐसे सशक्त नहीं था अपास्त नहीं किया जाएगा। अर्थात अगर कोई मजिस्ट्रेट किसी केस में कोई भी कार्रवाई स्टार्ट कर देता है तो उसका केवल मतलब इतना नहीं होगा कि अगर उसको ज्यूरिडिक्शन नहीं थी तो ज्यूरिडिक्शन के आधार पर या कोई विधि द्वारा वो सशक्त नहीं था, पर मजिस्ट्रेट होना चाहिए कहीं ना कहीं वो कार्रवाइयाँ करते हों ऐसे केसेस में। तो फिर यहाँ पर ऐसी कार्रवाइयाँ, यानी देखिए पहले बात क्या की, यदि कोई मजिस्ट्रेट, तो सबसे पहले बात की गई यदि कोई मजिस्ट्रेट ऐसी गलती करता है तो ऐसी सिचुएशन में जो निम्नलिखित बातों में से किसी को करने के लिए विधि द्वारा सशक्त नहीं है और गलती से कैसे कार्य कर रहा है, सद्भावपूर्वक, तब उस बात को करता है तो उसकी कार्रवाई को इस आधार पर कि वह ऐसे सशक्त नहीं था अपास्त नहीं किया जाएगा। यहाँ देखिए अपास्त नहीं किया जाएगा। अब चलिए जरा हम ध्यान देते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? ये धारा 94 के अधीन तलाशी वारंट जारी करना। अगर मान लीजिए उसने कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कार्रवाइयाँ रद्द हो जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। किसी अपराध का अन्वेषण करने के लिए पुलिस को धारा 155 के अधीन आदेश देना। गा धारा 176 के अधीन मृत्यु समीक्षा करना। घा में अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उस व्यक्ति को जिसने ऐसी अधिकारिता की सीमाओं के बाहर अपराध किया है पकड़ने के लिए धारा 187 के अधीन आदेश का जारी करना। ऐसे उसने कोई भी आदेश का जारी कर दी है तो जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, किसी अपराध का धारा 190 की उपधारा 1 के खंड का और खा के अधीन संज्ञान करना। चा में किसी मामले को
धारा 192 की उपधारा 2 के अधीन हवाले करना। छः में धारा 306 के अधीन समाधान करना। जहाँ में धारा 410 के अधीन मामले को वापस मंगाना और उसका स्वयं विचारण करना। जहाँ में जरा ध्यान दीजिएगा, धारा 408 ये सब से लेकर के जो जहाँ तक जो आपने की हुई है, ये सब यहाँ पर गा में, घा में, हिंगा, चा, छा, जा और छा, ये जितनी भी कार्रवाइयाँ आपने पढ़ी हैं, अगर कोई मजिस्ट्रेट करता है जिसको वहाँ पर ज्यूरिडिक्शन नहीं है, तो वो कार्रवाइयाँ कैसी नहीं होंगी, अपास नहीं किया जाएगा और उनको वैलिड किया जाएगा। यदि कोई मजिस्ट्रेट करे, चाहे उसको ज्यूरिडिक्शन हो या ना हो, इन कार्रवाइयों में केवल। आप जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन 461 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 461 पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 461 देखिए, वे अनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित करती हैं। ऐसी कौन सी अनियमितताएं हैं जो वास्तव में कार्रवाई को दूषित करती हैं और वो कार्रवाइयाँ शून्य हो सकती हैं? तो जरा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। यदि कोई मजिस्ट्रेट जो निम्नलिखित बातों में से कोई बात विधि द्वारा इस नियम में सशक्त ना होती वो करता है, तो ऐसी कार्रवाइयाँ कैसी होंगी? शून्य होंगी। तो देखिए, कार्रवाइयाँ शून्य कौन सी होंगी? देखिए ये जो लिखा है कि कार्रवाइयाँ शून्य होंगी। आप जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसी कौन कौन सी हैं जो यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर का नंबर पर जरा देख लेते हैं, का नंबर का पॉइंट क्या कह रहे हैं। देखो, संपत्ति की धारा 83 के अधीन कुर्की करना और उसका विक्रय करना, ये कार्रवाइयाँ क्या हो सकती हैं? ये शून्य हो सकते हैं। खा नंबर में ज़रा ध्यान देंगे, किसी डाक या तार प्राधिकार की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज़ के लिए तलाशी वारंट जारी करना, अगर जिसकी ज्यूरिडिक्शन नहीं है और ये व्यक्ति यहाँ पर तलाशी जारी कर देता है, तो ये कार्रवाइयाँ कैसी मानी जाएंगी? जैसे वो शून्य हो। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं शून्य। अब जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट गा में परशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति की अगर कोई मांग करना है, सदाचार के लिए कोई प्रतिभूति की मांग करना, सदाचारी बने रहने के लिए विधिपूर्वक आबद्ध व्यक्ति को उन्मोचित करना। ध्यान देना, ऐसा कोई मजिस्ट्रेट अगर ये आदेश देता है तो ये आदेश वैलिड नहीं माने जाएंगे और इस मैटर में ये शून्य घोषित की जा सकती है। कार्रवाइयाँ कैसी होंगी? शून्य होंगी। और पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था कि यदि कोई मजिस्ट्रेट करता है तो वो शून्य नहीं होगी, जो आपने 460 में पढ़ा था। ठीक, और जब 461 की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो 461 के अकॉर्डिंग ये जो कार्रवाइयों की बात की गई, ये सब कैसी होंगी? शून्य हो जाएंगी। सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग करना या सदाचारी बने रहने के लिए विधिपूर्वक आबद्ध व्यक्ति को उन्मोचित करना या परेशानी कायम रखने के लिए कोई बंद पत्र को रद्द करना या भरण पोषण के लिए कोई आदेश देना या स्थानीय न्यूसेंस के बारे में धारा 133 के अधीन आदेश देना। और फिर जहाँ में लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने की धारा 143 के अधीन प्रतिषेध करना या इंगा में धारा 10 के भाग गा या घा के अधीन आदेश देना। टा में जरा ध्यान दीजिए, किसी अपराध का धारा 190 के 1 का खंड गा के अधीन संज्ञान करना। ये आपको ना याद करने रहेंगे सभी में, क्योंकि ये देखिए जो लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति इनको याद कर लेता है तो इसमें क्या होगा। इनको थोड़ा सा और पढ़ना है तो हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। ये जो कंडीशन है आपको, ये अभी वैसी लग रही होंगी आपको रफली टाइप की, लेकिन एक्चुअल में अगर आप इनको देखेंगे तो ये जब प्रैक्टिस करने जाएंगे तो प्रैक्टिस में आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम कर सकती हैं। क्यों कर सकती हैं? कई बार क्या ना, गलत ज्यूरिडिक्शन में केस रजिस्टर्ड करा दिया किसी व्यक्ति ने, तो आप यहाँ पर ये लगा सकते हैं कि आपको परेशानी कायम रखने के लिए भरण पोषण के जनरली जो फैमिली मैटर्स होते हैं उनमें ऐसा किया जा सकता है कि ऐसे में तो आपको आदेश देने की बात ही नहीं, परमिशन ही नहीं है आपको, तो आपको अधिकारता ही नहीं है, तो ऐसे टाइम पे आप उसको जो कार्रवाइयाँ हैं उनको निरस्त आप करवा सकते हैं। दूसरा, जो स्थानीय न्यूसेंस के बारे में धारा 133 के अधीन आदेश देता है तो भी, या लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति उसे चालू रखने की धारा 143 के अधीन प्रतिषेध करने से रिलेटेड है। तो ऐसे में कोई अगर आपके पास मैटर्स आता है तो ऐसे मैटर्स को आप यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। ये कह करके आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि ज्यूरिडिक्शन जो है वो सही मजिस्ट्रेट के लिए होनी चाहिए और ज्यूरिडिक्शन पर आप बहस करके उन कार्रवाइयों को निरस्त करवा सकते हैं, यानी कि वॉइड भी करवा सकते हैं। ठीक, वॉइड का मतलब होता है कि प्रारंभता ही शून्य हो गई है ऐसी कार्रवाई। चलो इसके आगे आखिरी के पॉइंट हम लोग और पढ़ लेते हैं। 18 नंबर में देखिए, अपराधी का विचारण करने से रिलेटेड हो, अपराधी का संक्षिप्त विचारण करना हो या किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित कार्रवाई पर धारा 325 के अधीन दंडादेश पारित करना हो,
तो भी धारा 325 पे भी हो सकता है। अपील का विनिश्चय करना हो या कार्रवाई को धारा 397 के अधीन मंगाना हो, अथवा धारा 466 446 के अधीन आदेश पारित आदेश का पुनरीक्षण करना हो। तो ये पॉइंट्स आपको, ये ऑलरेडी सारे सेक्शन आप पढ़ चुके हैं बैक में, तो इनको एक एक देखना है। 325 में क्या दिया हुआ है, 397 में क्या दिया हुआ है, 446 में क्या दिया हुआ है। ये कोई पुनरीक्षण का आदेश पारित करना है, इसमें किसी केस को अपने पास मंगाने से रिलेटेड है, या इसमें कोई भी दंडादेश पारित किया जाता है, संक्षिप्त विचारण की बात करने से रिलेटेड है, या किसी अपराधी का विचारण करना। तो बोले इस आधार पर कि यदि कोई मजिस्ट्रेट जिसकी ज्यूरिडिक्शन नहीं है और वो कार्रवाइयाँ शुरू कर देता है, तो ये क्या करती हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए, बेअनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित करती हैं, और उसकी कार्रवाई कैसी होगी, शून्य होगी। कैसी, यदि कोई मजिस्ट्रेट जो निम्नलिखित बातों में से किसी विधि द्वारा इस नियम में सशक्त ना होते हुए करता है, इसके लिए उसे सशक्त ही नहीं किया गया, एम्पावर्ड ही नहीं किया गया, तो वो कैसे आगे कार्रवाई कर सकता है। तो इन कार्रवाइयों पे कार्रवाइयाँ शून्य हो सकती हैं। तो या तो आप 461 कर लीजिए या 460 कर लीजिए। तो 461 ज़्यादा आप अगर याद कर लेते हैं, तो जैसे ही कोई आप प्रैक्टिस करेंगे तो उस प्रैक्टिस में आपको यहाँ पर फ़ायदा इसका मिल सकता है। आप सीधे सीधे से बता सकते हैं, किसी के कोर्ट ने कोई आदेश पारित किया हुआ, तो आदेश पारित किया, क्या उसे ज्यूरिडिक्शन थी, क्या वो कर सकता था। अगर 461 के अकॉर्डिंग अगर आ जाता है तो कार्रवाइयाँ कैसी होंगी, शून्य होंगी। इस तरह का आप आवेदन लगा करके उन कार्रवाइयों को शून्य करा सकते हैं, तो फिर अपील में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए गाइस, इतना क्लियर हुआ क्या आपको? हेलो, यस सर, क्लियर है ना? हाँ, थोड़ा सा ये याद करने का मैटर है, इनको याद करना है आपको। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हम लोग सेक्शन पर चलते हैं। सेक्शन 462 पर जरा ध्यान दीजिएगा। तो 462 आप देख रहे हैं ये, तो 462 को एक बार देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 462 में बात की गई कि गलत स्थान में कार्रवाई, कि क्या गलत स्थान में कार्रवाई कैसे होती है, जरा इसके लिए ध्यान दीजिएगा। किसी दंड न्यायालय का कोई निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश केवल इस आधार पर कि वह जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई जिसके अनुक्रम में उस निष्कर्ष पर पहुंच गया था, या दंडादेश या आदेश पारित किया गया था, गलत सेशन खंड, जिला या उपखंड या अन्य स्थानीय क्षेत्र में हुई थी, उस दशा में ही अपास किया जाएगा जब यह प्रतीत होता है कि ऐसी गलती के कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया। तो अगर यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर ये गलती कोई भी करता है, कौन गलती करता है यहाँ पर, गलती के लिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए देखिए, गलत सेशन खंड में, कौन सा सेशन खंड कैसा हो गया, गलत हो गया, या जब गलत जिले में कार्रवाई हो गई, गलत उपखंड में कार्रवाई हो गई, या अन्य स्थानीय क्षेत्र में हुई थी, और उसी दिशा में किया जाएगा जब ऐसा प्रतीत हो कि न्याय नहीं हो पाया। ठीक, अब ये देखो जरा, 460 और 461 में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। 460 में तो सीधी सीधी से बात हो गई कि ऐसी कार्रवाइयाँ, अनियमितताएँ कभी हो जाती हैं जो कार्रवाई को गलत नहीं ठहराएंगी, और 461 क्या कह रहा है कि कार्रवाइयाँ गलत हो जाती हैं। और वहीं 462 क्या कह रहा है कि अगर कार्रवाइयाँ यहाँ पर की गई, कहाँ पर, गलत सेशन खंड में की गई, गलत जिले में की गई, उपखंड में की गई, या किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में हुई थी, तो क्या वो कार्रवाइयाँ गलत हो जाएंगी। तो यहाँ बोलेंगे कि गलत सभी नहीं होंगी, लेकिन अगर यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तविक में वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया, तो बिल्कुल वो कार्रवाइयाँ शून्य की जा सकती है सेक्शन 461 के अकॉर्डिंग। तो 461 के साथ साथ आपको ये भी 62 भी साथ में पढ़ना रहेगा। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेक्शन 463 की तरफ आप चलेंगे, थोड़ा सा देखिएगा। धारा 164 या 281 के उपबंधों का अनुपालन, जब 164 और 281 के जो उपबंध है उनका अनुपालन कैसे किया जाएगा, आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 463। तो 463 जो आप ये देख रहे हैं, तो 463 में यहाँ सब क्लोज आप जो फर्स्ट देख रहे हैं, ये इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, कौन सा, देखिए, यदि कोई न्यायालय जिसके समक्ष अभियुक्त व्यक्ति की संस्वीकृति या अन्य कथन, जो धारा 164 या धारा 281, कौन कौन सी धारा है, जब धाराओं पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ धारा की बात की गई 164 या फिर 281 के अधीन। अभिलिखित या अभिलिखित होना तात्पर्य है साक्ष्य में दिया जाता है या लिया जाता है, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कथन अभिलिखित करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा इन धाराओं में से किसी धारा के किसी उपबंध का अनुपालन नहीं किया गया। मान लो किसी मजिस्ट्रेट द्वारा की कोई धारा थी, उसका अनुपालन नहीं किया गया,
तो वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 91 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे अनुपालन के बारे में साक्ष्य ले सकता है, और यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसे अनुपालन से अभियुक्त की गुणागुण विषयक बातों पर अपनी प्रतिरक्षा करने में कोई हानि हुई है तो भी, और उसने अभिलिखित कथन सम्यक रूप से किया था, तो ऐसे कथन को ग्रहण कर सकता है। और जरा ध्यान दीजिएगा सब क्लोज 2 में यहाँ पर इस धारा के उपबंध अपील, निर्देश और पुनरीक्षण न्यायालयों को लागू होते हैं। अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कि जो धारा 164 और 281 की बात है। हेलो, आवाज आ रही सभी को? एक बार प्लीज Yes, sir. कंफर्म कर दीजिए। Yes, sir. क्लियर है ना सभी को? ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पढ़ रहे थे सेक्शन 463 की सेक्शन 164 और सेक्शन 281 के उपबंधों का अनुपालन कैसे होगा, मतलब इनको लागू कैसे किया जाएगा। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और आपने ये सब क्लोज फर्स्ट में यहाँ देखा। तो पहले क्या कह रहा है कि यदि कोई न्यायालय जिसके समक्ष अभियुक्त व्यक्ति की संस्वीकृति या अन्य कथन, तो संस्वीकृति कहाँ हो गई, ये सेक्शन 164 के अकॉर्डिंग यहाँ संस्वीकृति की बात करते हैं, या कोई अन्य कथन की बात कर रहे हैं। क्या अधीन अभिलिखित है या अभिलिखित होना तात्पर्य है कि ऐसा अभिलिखित करना है, तो साक्ष्य में दिया जाता है या लिया जाता है। इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभिकथन जो अभिलिखित करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा, जिसने ये कथन अभिलिखित किए तो उस मजिस्ट्रेट द्वारा इन धाराओं में से किसी धारा के उपबंध का अनुपालन नहीं किया गया। कौन कौन सी धारा सेक्शन 164 और 281 की जो प्रोसेस है, इसमें से कोई सेक्शन उसने छोड़ दिया है। अब क्या हुआ, तो यह भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम है, जो एविडेंस एक्ट है, इसका सेक्शन 91 किसी बात के होते हुए भी ऐसे अनुपालन के बारे में साक्ष्य ले सकता है, जैसे सेक्शन 164 में या 281 में कोई भी प्रोविजंस छोड़ दिए हों जिसका उसने पालन ना किया हो, तो जिस मजिस्ट्रेट के पास ऐसा जाएगा तो वो क्या करेगा, ऐसे अनानुपालन के बारे में साक्ष्य ले सकता है। और यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसे अनानुपालन से अभियुक्त की गुणागुण की विषयक बातों पर अपनी प्रतिरक्षा करने में कोई हानि हुई है, तो गुणागुण मतलब समझ गए ना, मेरिट्स और डीमेरिट्स पर जब जजमेंट जो भी होगा वो मेरिट्स और डीमेरिट्स पर होता है, किसके एविडेंस कितने आए हैं। और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा जब ये कथन अभिलिखित किए गए तो उसमें से कुछ चीज़ें छोड़ दी गई जिसकी वजह से यहाँ पर अभियुक्त के ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला है, उसको हानि हो सकती है, उसको जेल हो सकती है। तो अगर ऐसा हो सकता है कि उससे वो बच सकता है उन एविडेंसों से, तो सेक्शन 281 और 164 के अकॉर्डिंग थे, जो मजिस्ट्रेट ने नहीं लिखे किसी ने जिसने अभिलिखित किया था, तो ऐसे उनको क्या करेगा, उसने अभिलिखित कथन सम्यक रूप से किया था तो ऐसे कथन को वो ग्रहण कर सकता है, दोबारा से लिख सकता है, ठीक, जिससे न्याय हो सके। हाँ, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पर इसको कन्विक्टेड भी कर दिया जाए किसी व्यक्ति को, जैसे कोई अभियुक्त था, यहाँ पर मान लीजिए उसको सज़ा हो गई किसी केस में और यहाँ पर ये मिस्टेक थी, तो इस मिस्टेक को यहाँ पर अपील और पुनरीक्षण में भी सुधारा जा सकता है। तो अपील और पुनरीक्षण में कैसे सुधारा जा सकता है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कहा गया कि अगर ये अपील में जाए निर्देश के अनुसार या पुनरीक्षण के लिए आवेदन देता है, तो ऐसे न्यायालय भी इस गलती को सुधार सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को? जल्दी से बताइए, अगर क्लियर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर इसको दोबारा भी समझ सकते हैं। Clear हाँ है जी, sir. किसी को क्लियर है सभी को? चलिए अब जरा नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 464 पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सेक्शन 464 पर देखिए जरा यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये, आरोप विरचित ना करने या उसके अभाव या उसमें गलती का प्रभाव। अगर कहीं आरोप विरचित नहीं होते हैं और यहाँ पर इसका अभाव और इस पर गलती का क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं ये सब क्लोज फर्स्ट में जरा ध्यान दीजिएगा, किसी सक्षम अधिकारता वाले न्यायालय का कोई निष्कर्ष, जिसमें सक्षम अधिकारता थी उसके द्वारा कोई निष्कर्ष है, दंडादेश है, आदेश, केवल इस आधार पर कोई आरोप विरचित नहीं किया गया अथवा इस आधार पर कि आरोप में कोई गलती, लोप या अनियमितता थी जिसके अंतर्गत आरोपों का कुछ संयोजन भी है, इस दशा में ही अविधिमान्य समझा जाएगा जब अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय की राय में उसके कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया। तो जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए थोड़ा सा, जहाँ न्याय की बात है तो कई बार न्याय में थोड़ी सी मिस्टेक होती है। कौन कौन सी मिस्टेक होती है, उन मिस्टेकों की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 460
कोर्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आरोप विरचित ना करने, पहला पॉइंट, ठीक है फर्स्ट, और उसके अभाव या उसमें गलती का प्रभाव। मान लो आरोप में विरचित ही नहीं किया गया, उसके बारे में कुछ बनाया ही नहीं गया है, तो फिर उसको पनिशमेंट नहीं मिल सकता है, या उसका अभाव या उसमें कोई गलती हो जाती तब भी ये सिचुएशन हो गया। अब जरा यहाँ पे ध्यान देंगे, सब लोग जो फर्स्ट आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर ये, तो ये वाला फर्स्ट में क्या दिया हुआ देखिए जरा ध्यान दीजिए, किसी सक्षम अधिकारता वाले। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि जो कोर्ट है वो कैसा हो, सक्षम अधिकारता वाला होना चाहिए, देखो ठीक। और उसने क्या दिया है, कोई निष्कर्ष दिया, दंडादेश दिया या कोई आदेश। तो केवल इस आधार पर कोई आरोप विरचित नहीं किया गया, अथवा इस आधार पर कि आरोप में कोई गलती, आरोप में क्या हुआ, कोई गलती हुई, लोप हुआ, कोई अनियमितता हुई थी, जरा ध्यान देना ठीक है, आरोप लगाने में, जिसके अंतर्गत आरोपों का कुसंयोजन है। अगर आरोपों का कुसंयोजन हो जाए तो यहाँ से क्या होगा, मतलब गलत तरीके, कुसंयोजन का मतलब होता है गलत तरीके से जोड़ना। तो कुछ आरोप हैं जो गलत लगा दिए गए हैं, तो उससे जजमेंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, सुनवाई भी गलत होगी। अब यहाँ पर क्या समझा जाएगा, देखिए उस दशा में ही अविधिमान्य समझा जाएगा जब अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय की राय में उसके कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया। तो यहाँ जब किसी कोर्ट में अपील में जाएं, या कोई ऐसे उसमें जाते, जैसे मान लीजिए यहाँ अपील में गए, या पुनरीक्षण के लिए बात की गई है, यानी पुष्टिकरण के लिए बात की गई या पुनरीक्षण के लिए बात की गई, अब वो न्यायालय क्या कह रहा है यहाँ पर कि नहीं, वास्तव में अगर देखा जाए तो इस व्यक्ति के साथ यहाँ पर न्याय नहीं हो। कौन सा न्यायालय होना चाहिए, अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण। तो इनमें से सभी के लिए ये बात की गई है कि अगर ये सोचते हैं कि वास्तविक में इस व्यक्ति के साथ न्याय नहीं हो पाया क्योंकि आरोपों का कुसंयोजन हुआ था, इस कारण से। अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में इसको समझ लीजिए। इतना समझ आ रहा है कि आप लोगों को, हेलो, समझ आया यस क्या आप सर। लोगों को, ठीक है। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, नहीं चल रहा है, अरे चलो खैर कोई बात नहीं, देखिए ज़रा ध्यान दीजिए। नहीं, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। देखिए जैसे अभियुक्त ए, बी, सी और डी, ये चार लोगों पर कोई भी क्राइम का आरोप लगाया गया। तो आरोप तो सभी समझते हैं, चार्ज लगाना, और चार्ज का मैंने आपको फॉर्मेट भी बताया हुआ था। चार्ज कैसे लगाएंगे, चार्ज कब याद है सभी को, हेलो, यस सर। चार्ज के बारे में तो पता है ना, चार्ज कब लगाए जाते हैं। सुनिए, अब उससे आगे की कार्रवाई समझिए। मान लीजिए ए पर कोई आरोप था, उसमें बी को भी लपेट दिया, सी को भी लपेट दिया, डी को भी लपेट दिया, तो ये तीन लोग और हो गए, केस केवल चलना चाहिए ए पर। तो यहाँ पर ये कुसंयोजन हो गया। कुसंयोजन का मतलब क्या, ये गलत तरीके से जोड़ेगा जिसमें ये तीन लोग भी फंस गए। तो जब तीन लोग फंस गए तो यहाँ सेक्शन भी फंस बढ़ जाएंगे, सेक्शन 34 रजिस्टर्ड हो जाएगा, या 149 यहाँ पर रजिस्टर्ड हो सकता है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए ए पर कोई केस लगता है 325 का, ठीक, पर उसने काम किया था 323 जितना, पर रजिस्टर्ड करा दिया 325 का, और जब तीन लोग और ऐड कर दिए तो उसमें सेक्शन 34 भी ऐड हो गया। तो ये क्या हो रहा है, आरोपों का कुसंयोजन हो गया। 323 से जब आपने रजिस्टर्ड कर दिया, करना चाहिए था पर रजिस्टर्ड हो गया 325, 325 के साथ जान से मारने की धमकी भी दी गई तो 506 भी रजिस्टर्ड करा दिया, और फिर इसमें 294 भी रजिस्टर्ड करा दिया, और सेक्शन 34 भी रजिस्टर्ड हो गया। आप जरा यहाँ पे देखिए, ये केस जो पूरा बन गया है, तो ये बड़ा, इसमें एक एक तो ये ए था, ए की जगह बी भी फंस गया, सी भी फंस गया, डी भी फंस गया, ये इतने सारे लोग इसमें ऐड हो गए। तो ये क्या है, ये एक तरह का कुसंयोजन होता है, ठीक। तो इसके कारण से अब क्या हो सकता है, न्याय नहीं हो पाएगा। आप भी समझ रहे हैं कि अगर गलत तरीके से सेक्शन ही रजिस्टर्ड हो गया तो ट्रायल भी उसकी गलत होगी, तो फिर ट्रायल तो सेक्शन के अकॉर्डिंग ही चलेगी। आरोप जब गलत हुआ तो पूरा केस ही गड़बड़ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कैसे पता चले, तो देखिए यहाँ जो चल रहा है, सबसे पहले जो आरोप लगाए गए थे, आरोप में कोई गलती की गई थी यहाँ पर, तो फिर ये कौन बताया कि भाई आरोप में गलती की गई। तो जब किसी न्यायालय के लिए आप पुष्टिकरण के लिए भेज देते हैं, पुष्टिकरण कब होगा,
जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर किसी के मर्डर के केस की फाइल चल रही है, किसी को कैपिटल पनिशमेंट देना है, तो उसकी कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट में फाइल भेजेंगे। अगर हाई कोर्ट ने कंफर्मेशन कर दिया तो वो क्या बोलते हैं, पुष्टिकरण की बात हो गई। पुनरीक्षण की क्या हो गई कि भाई इसको रिवीजन करना है, किसी कोर्ट के द्वारा रिवीजन कराया जाना है कि भाई एक बार देख लीजिए। अगर रिवीजन ऐसे किसी न्यायालय को, चाहे वो अपील में गया हो, पुष्टिकरण के लिए गया हो या पुनरीक्षण के लिए गया हो, इस न्यायालय की राय में क्या होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि वास्तविक में न्याय नहीं हो पाया है, तब आगे की प्रोसेस कंटिन्यू होगी। यहाँ पर आप जरा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, आप यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं ये सब क्लोज 2 पर जरा ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे क्या कहना है, यदि अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय की यह राय है कि वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है, तो वह क्या करेगा, उसके आगे की प्रोसेस यहाँ पर सब क्लोज 2 का ए में जरा देखिए, यहाँ पर ए में क्या दिया हुआ देखते हैं जरा जल्दी से, हम ए की बात कर लेते हैं। देखो सेक्शन आप 2 पढ़ रहे हैं, 2 के बाद आप ए ये पढ़ेंगे, फिर बी, यहाँ 2 दिए गए और तीसरा यहाँ पर परंतु की भी बात की गई है। अब जरा यहाँ पर ध्यान देते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिए यदि अपील, यदि अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय की यह राय है कि वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है, तो कौन कौन सी, या तो अपील की बात करें, पुष्टिकरण की बात करें, पुनरीक्षण न्यायालय की बात करें, इनमें से किसी में भी ऐसा लग रहा है कि वास्तविक में न्याय नहीं हो पाया है, तो क्या क्या कंडीशन होगा, ए नंबर में जरा ध्यान दीजिएगा। आरोप विरचित न किए जाने वाली दशा में यह आदेश कर सकता है कि आरोप विरचित किए जाएं और आरोप की रचना के ठीक पश्चात से विचारण पुनः प्रारंभ किया जाए। ऐसा कर सकते हैं कि अगर जहाँ पर आरोप ना विरचित नहीं किए गए, आरोप नहीं लगाए गए हैं, तो वहाँ पर आरोप लगाए जाएं और विचारण पुनः से प्रारंभ किया जाए, मतलब दोबारा से प्रारंभ किया जाए। ठीक, पहले कंडीशन। दूसरी क्या बात की गई यहाँ पर, आरोप में किसी गलती, लोप या अनियमितता वाली दशा में यह निर्देश दे सकता है कि किसी ऐसी रीति से जिसे वह ठीक समझे विरचित आरोप का नया विचारण किया जाए। तो जो आरोप लगाए गए थे उनको फिर से, जो गलतियां हुई हैं उनको ठीक करके दोबारा से विचारण किया जाए। अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको थोड़ा सा ठीक से समझ लीजिए आप लोग। देखिए क्या कह रहे हैं, सबसे पहले का नंबर में ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर वहाँ पर बात की गई कि आरोप विरचित ना किए जाने की दशा में वह आदेश कर सकता है क्या, कि आरोप विरचित किए जाएं और आरोप विरचना के ठीक पश्चात विचारण पुनः प्रारंभ किया जाए। दूसरा खाम है, आरोप में किसी गलती में या कोई लोप हुई थी या अनियमितता वाली दशा में वह निर्देश दे सकता है कि किसी ऐसी रीति से जिसे वह ठीक समझे विरचित आरोप पर नया विचारण किया जाए। जो आरोप विरचित किए गए उन पर नया विचारण किया जाए। कौन कर सकता है यहाँ पर, तो इसके लिए सीधी सी बात की गई थी कि वो न्यायालय, जैसे यहाँ पर अपील न्यायालय की बात की गई थी, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए कौन कौन कर सकता है। एक तो अपील न्यायालय, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण, 3 न्यायालय इसमें दिए गए हैं। इन्हें तीनों में से कोई भी ऐसा कर सकता है। कैसा, जैसे एक हो गया ये न्यायालय कोर्ट अपील वाला, दूसरा पुष्टिकरण वाला और तीसरा यहाँ पर पुनरीक्षण वाला, इन तीनों न्यायालय में से कोई भी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यदि, परंतु यदि न्यायालय की यह राय है कि मामले के तथ्य ऐसे हैं कि साबित तथ्यों की बाबत अभियुक्त के विरुद्ध कोई विधिमान आरोप नहीं लगाया जा सकता, तो वह दोष सिद्धि को अभिखंडित कर देगा। जहां पर ऐसा मैटर हो कि उस पर आरोप ही नहीं लगाया जा सकता है, तो फिर क्या करेगा, तो अगर उसको कोई दोष सिद्धि हो गई है तो उस व्यक्ति को तुरंत दोष मुक्ति का आदेश कर सकता है। कौन कर सकता है यहाँ पर, देखो यहाँ पर दोष मुक्ति के लिए, अगर दोष सिद्धि को अभिखंडित कर देगा यानी कि दोष मुक्त कर देगा। ठीक, अब यहाँ पर कौन से की, ऐसे न्यायालय की जहाँ मामला ही नहीं बन रहा है, मामले के तथ्य ऐसे हैं कि साबित तथ्यों की बाबत अभियुक्त के विरुद्ध कोई विधिमान आरोप नहीं लगाया जा सकता, तब ऐसा किया जा सकता है। इतना क्लियर हो गया सभी को गाइस, सेक्शन 464। यस सर। हेलो यस सर। गाइस, कैसे हो आप लोग, बोल नहीं रहे हो, बेटा आदित्य और बेटा नवनीत और बेटा आकाश, मैडम प्रियंका, बेटा नेहा और रायतू मैडम,
और एडी कौन है? एडी मतलब आदित्य। चलो, तो क्लियर हो रहा तो फिर आगे कंटिन्यू करें, और नहीं हो रहा तो यस कोई सर। बात यस नहीं। सर। यस सर। चलो आगे कंटिन्यू यस करें। सर। अच्छा ये बताइए, मेरा पीछे ये घर कैसा दिख रहा है आपको? फर्स्ट बहुत वाला बहुत अच्छा। उम्दा घर सर। अच्छा दिख रहा है? और इसमें रखा क्या क्या सामान, गिन के बता सकते हो? स्क्रीन बहुत चलो छोटी ये, दिख रही है सर। अच्छा ये हम लोग बाद में करेंगे। ये मेरी शर्ट से मैच कर रहा है, देखा है ना? ये मेरी पुरानी शर्ट थी ना, देखो इससे पूरा मैच हो गया, ये अच्छा है। चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ ध्यान देते हैं। बोर हो जाओ तो बता देना आप लोग, है ना? तो पता है क्या करवाएंगे? पहले एक सर जी थे जिनके पास पढ़ने जाते थे, तो जैसे ही बोलते, एक लड़का आता था जिसका नाम मुनिया मुनिया करके नाम था एक लड़के का। छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ, आप लोग थोड़े से हंस लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उस लड़के से वो बोलते थे, बेटा जब तू बोर हो जाए तो मुझे बता दिया करना। बोले क्यों? बोले बस हम तुम्हें छोटा सा काम बताएंगे तो काम कर लिया करो बस, उसके बाद आपको पैसे भी मिला करेंगे। बोले अरे ये तो काम बहुत अच्छा है। तो 8वीं 10वीं में जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनको तो थोड़े से पैसे दे दीजिए तो उनके लिए बहुत हो जाते हैं। तो क्या किया, उनकी रखी रहती थी वो कटे हुए तिली, तो ऊपर भेज देते थे वो। बोले इनके जो है ना छोटे छोटे से गट्ठे रहते हैं, इनको उल्टे करके ऐसे झराना है, बस इतना सा काम करना है, इसमें से तिल्ली निकलेगी। तो बोले जितनी आप निकालोगे उसमें से इतना थोड़ा सा हम आपको दे देंगे। तो कुछ बच्चे चले जाते हैं, बोले सर बोर हो रहे हैं, और वो क्या करते थे, बुला लेते, सब 3-4 घंटे तक पढ़ाते और फिर लोग उनकी तिल्ली झरवाते। अगर आप लोग बोर हो जाओ तो बता देना, मेरे मेरे पास भी ऑनलाइन काम है, घर बैठे काम करें। समझ रहे हैं? हेलो, आवाज आ रही क्या गाइस? यस सर। आ रही है सच्ची में? तो ठीक है, चलिए जरा ध्यान दीजिए। 465 पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। निष्कर्ष या दंडादेश कब गलती, लोप या अनियमितता के कारण उलटने योग्य होगा? तो उलटने योग्य कैसे होगा, देखिए जरा क्या कह रहा है। निष्कर्ष दंडादेश कब गलती, लोप या अनियमितता के कारण, अगर कोई गलती हो जाए, कोई लोप हो जाए, कोई अनियमितता हो जाए, उसके कारण क्या जजमेंट को बदला जा सकता है? तो देखिए यहाँ पूछा कब गलती, लोप या फिर अनियमितता की हम बात करें, तो इसमें किसी निष्कर्ष या दंडादेश को बदला जा सकता है। अगर बदला जा सकता है तो फिर कैसे? तो देखिए यहाँ पे सब क्लोज ऑफ फर्स्ट पे पढ़ रहे हैं, फर्स्ट से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन यह है कि सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा पारित कोई, क्या क्या पारित किया गया है यहाँ पर? निष्कर्ष की अगर हम बात करें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निष्कर्ष, दंडादेश, आदेश, विचारण के पूर्व या दौरान, परिवाद में, समन, वारंट, उद्घोषणा, आदेश, निर्णय या अन्य कार्रवाई में हुई, या इस संहिता के अधीन किसी जांच या अन्य कार्रवाई में, कोई जांच हुई थी या किसी अन्य कार्रवाई में क्या हुआ, यहाँ पर कोई गलती हुई, लोप हुआ या अनियमितता, या फिर अभियोजन के लिए मंजूरी में हुई किसी गलती या अनियमितता के कारण अपील। अनियमितता के कारण क्या होगा, देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, अपील की बात की गई है, पुष्टिकरण की बात की गई, या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा, तब तक ना तो उल्टा जाएगा ना परिवर्तित किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? ना तो उल्टा जाएगा ना ही परिवर्तित किया जाएगा। तब तक न्यायालय की यह राय नहीं है कि उसके कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया। तो सबसे पहली बात होती है कि क्या न्याय नहीं हो पाया। अगर न्याय नहीं हो पाया है तो ऐसी गलती, लोप, अनियमितता को पलटा जा सकता है, उल्टा जा सकता है न्यायालय के द्वारा। और कौन से न्यायालय के द्वारा पलटा जा सकता है, देखिए ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पर न्यायालय की स्थिति। तो सबसे पहले बात की गई है कि या तो अपील न्यायालय हो, पुष्टिकरण वाला न्यायालय हो, या फिर पुनरीक्षण वाला न्यायालय हो। इनमें से किसी को भी ऐसा लगना चाहिए कि वस्तुतः न्याय
नहीं हो पाया, तो क्या कर सकता है, मैटर को उल्टा जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। क्लियर हो गया। और अगर ऐसा नहीं लगता है तो फिर तब तक उसे नहीं पलटा जाएगा। आप कौन सा सेक्शन पढ़ रहे थे, एक बार जल्दी से देख लीजिए। 465 का सब क्लोज कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए कौन सा है। फर्स्ट नहीं बताओगे। 465 का क्लॉज वो सेक्शन 1। बाकी लोग कहाँ चले गए हैं, हेलो, आप लोग यहीं पर हो कि चले गए हो। 465 का सब क्लॉज 1। जी मैडम, ये तो मुझे पता नहीं था, तभी तो मैं इतनी देर से पूछे, इतनी देर बाद याद आ रही है। क्यों, कौन कौन से लोग गए हैं ये। आकाश, कब बोलोगे। यस केजे, सर। कंचन मैडम, नेहा मैडम, ये एल मैडम, और ये कौन है, सर नवनीत। बोले तो थे अभी हम। अच्छा आप बोले थे तो ठीक है। और ये प्रियंका झा मैडम, झा भी लिखा है, इनका नाम भी लिखा है झा। और ये रायतू मैडम, रायतू मैडम लिखा है, रेतू मैडम लिखा है, अच्छा तो ठीक है। आधे तो लेफ्ट ही हो गया। अच्छा, रुक जाओ, मैं धनुष बाण वाला तीर लगाऊंगा अभी। आधे भागो, कैसे भागते हो। अब रुको, पहले सर्कल बना के इनको ना ऐसे करते हैं, तभी बोलेंगे। सर्कल बना रहे, अब भागो, ये लो। क्यों आदित्य, यस आदित्य सर। जी यस सर। चले गए, आप चले गए, गायब हो गए ये तीर के डर से। अब मैंने एक्चुअली लैब सर भेज वो दिया। वो वाईफाई नेटवर्क थोड़ा सर वीक हो रहा था। कोई बात नहीं, चलिए। अच्छा, एसएमएस मैडम भी गायब हो गई क्या, नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग अगर नहीं बोलोगे ना तो मुझे पढ़ाने में अच्छा नहीं लगेगा सर। थोड़ा सा बोल लिया करो, वैसे भी तो लॉकडाउन चल रहा है। कोई आदेश तो नहीं आ गया ना बोलने पर। हेलो, आ गया है। पता नहीं सर। सर मेरा नेट स्लो चल रहा है, ये किसने भेजा इतना बड़ा मैसेज, किसने भेजा था ये। लाइन सफारी वाले भैया ने। अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं, नहीं भेजा है, नवनीत जी ने। गुड, चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, चलिए जरा हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और आप सभी लोगों को बोलना कंपलसरी है, ठीक है, बोलना है, क्वेश्चन भी पूछना है भाई, पूछ सकते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम, नेक्स्ट सेक्शन पर चल रहे हैं। सब क्लोज फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, सेकंड पर हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। देखिए जरा ध्यान दीजिए, सब क्लोज आप यहाँ पर ये सेकंड पढ़ रहे हैं, और सेकंड की तरफ हम लोग चल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कर रहे हैं, यह अवधारित करने में कि क्या इस संहिता के अधीन किसी कार्रवाई में किसी गलती के लिए या फिर लोप या फिर अनियमितता या अभियोजन के लिए मंजूरी में हुई किसी गलती या अनियमितता के कारण न्याय नहीं हो पाया। क्या नहीं हो पाया, न्याय। तो देख, सबसे पहली चीज़ बात यहाँ पर प्रेफरेंस दिया गया है कि यदि न्याय ना हो पाया हो तो जजमेंट को भी उल्टा जा सकता है। आप जरा ध्यान दीजिए, न्यायालय इस बात को ध्यान में रखेगा कि क्या हुआ है, आपत्ति कार्रवाई के किसी पूर्वतर प्रक्रम में उठाई जा सकती थी और उठाई जानी चाहिए थी। तो अगर ऐसी कोई अनियमितता हुई थी तो अनियमितता के समय व्यक्ति चुप क्यों रहा, मौन क्यों रहा, उसे बोलना चाहिए था। और जब बोलने का कर्तव्य वो नहीं बोल रहे हो तो स्वेच्छा से आप गलती को सहन कर रहे हो, ऐसा माना जा सकता है। तो सबसे पहली ज़रूरी होती है कि आपको जब ऐसी कोई गलती दिखे या फिर गलती या फिर कोई लोप या कोई अनियमितता ऐसे दिख रही है तो उसमें आपको बोलना चाहिए जिसमें ऐसा लग रहा है कि न्याय नहीं हो पाया। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा किया जा सकता था। तो आपत्ति कार्रवाई में जब ये है ना, तो पूर्वोत्तर में जो पहले जो केस चल रहा था, अगर उसे कोई आपत्ति में कहाँ जाएंगे आप, या तो मान लीजिए अपील में गए आप, पुनरीक्षण में गए, या फिर किसी और प्रकार से आप जाते हैं कोर्ट में दोबारा से उसे सुनवाई करने के लिए, तब वहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाएगा क्या ये बातें पहले भी उठाई जा सकती थी। तो चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध ना होना। अब कौन सी गलती, कौन सी
वो होंगी, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध ना होना। अगर किसी की कुर्की हो गई है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस संहिता के अधीन यदि कोई कुर्की ऐसी त्रुटि के कारण या प्ररूप के अभाव के कारण विधि विरुद्ध ना समझी जाएगी, जो समन, दो सिद्धि, कुर्की की रेट या तत्समय अन्य कार्रवाई में हुई है, और ना उसे करने वाला व्यक्ति अतिचारी समझा जाएगा। तो जिस व्यक्ति ने ऐसे कुर्की की है वो तो राज शासन का काम कर रहा है, तो उस व्यक्ति को अतिचारी नहीं समझा जाएगा। बाई चांस किसी मिस्टेक की वजह से अगर ऐसी होती है तो, किसी त्रुटि या फिर गलती की वजह से हो। अब यहाँ पर देखिए, ज़रा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखो क्या कह रहे हैं कि त्रुटि या गलती दोनों के बारे में के कारण कुर्की का अवैध ना होना। इस संहिता के अधीन की गई कोई कुर्की, इस संहिता के अधीन, तो संहिता में बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुर्की गलत तरीके से की जा रही है तो उसके लिए आपको आवेदन और ऑब्जेक्शन करना चाहिए। अगर आप ऑब्जेक्शन करते तो तुरंत ही यहाँ पर कुर्की रोक दी जा सकती है। और फिर भी आप नहीं कर रहे हैं तब भी अगर हो गई है तो वो विधि विरुद्ध नहीं समझी जाएगी, है ज़रा ध्यान रखना। ये कैसे, जो समन, दो सिद्धि या कुर्की की रिट या तत्संबंधी अन्य कार्रवाई में हुई है। तो यहाँ पर जितनी सारी कार्रवाइयाँ चलती हैं कुर्की डायरेक्ट नहीं होती है, और उनमें ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। वहाँ बताना चाहिए लिमिटेशन जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग कि कितने समय में आपको ये बताना होगा कि कुर्की होने से पहले भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ होती हैं, और अगर आप ऑब्जेक्शन उठा देते हैं तो वहाँ पर कुर्की वैसे भी रोक दी जाएगी। तो चलिए गाइस, ये जो चैप्टर था 35 यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। सो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 36 को, और 36 के बाद में फिर इसको स्पीड में और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों को कुछ और पढ़ना है क्या अभी? जल्दी से बताइए, किसी को कुछ पूछना हो तो। हेलो। नो सर, नो सर। नो सर। तो ये इस क्लास को अभी हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, और हम लोग क्वेश्चन आंसर की क्लास के लिए आपको फिर से 5 मिनट से फिर हम कनेक्ट करेंगे। आपको 5 मिनट का आप लोग ब्रेक ले लीजिए, 5 मिनट से फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और इसके बाद में फिर आगे डिसाइड करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है गाइस, चलिए 5 मिनट के बाद हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय। आप ब्रेक में होके आ जाइए, और जिसको पानी पीना पानी पी के आ जाइए, फिर नेक्स्ट क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे।